बहुत सारी नेगेटिव हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, विदेशी क्यूज देख रहे हैं, बाजार में तो करेक्शन, एक करेक्टिव फेज चल ही रहा है। इन सब चीज़ों से परेशान है और आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या किया जाए, इस सब का क्या हल निकाला जाए। तो देवीना मेहरा जी से बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि ये जो महंगाई है का मामला है, ये कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? कल का जो हाउसिंग डेटा आया, जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि रेंट्स जो कि नीचे नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट पिछली रीडिंग रेंट्स की वजह से काफ़ी एलिवेटेड आई यूएस मार्केट इन्फ्लेशन की, क्या वो भी अब नीचे गिरना शुरू होंगे? कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ये तो मतलब अगर आप खाली हाउसिंग रेंट की बात कर रहे हैं या जो शेल्टर इन्फ्लेशन उनके वहां कहलाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो एक तो ये कारण भी है कि अब मॉर्गेज रेट्स बढ़ गए हैं, तो उसके कारण अब घरों की डिमांड पर सीधा सीधा असर आता है। पर वो तो एक पार्ट है इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का। पर ओवरऑल जब इन्फ्लेशन इस लेवल तक आ जाता है तो वो आप ये नहीं होता कि वो 1 महीने, 2 महीने या 1-2 क्वार्टर में, तिमाही में नीचे आ जाए। तो आते-आते नीचे कुछ समय लगता है। आप फेड का भी देखें तो वो बोल रहे हैं कि 2% की रेंज में, 2% भी एग्ज़ैक्टली नहीं, पर 2% के आस-पास आने में भी 2025 हो जाएगा। तो ये तो मतलब इन्फ्लेशन अगर आप खाली बात कर रहे हैं तो उसका तो इस तरह का ही आपको नजर आएगा। यूरोप की हालत तो और ज्यादा खराब है, बिकॉज उनके लिए तो ये एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो बाकी चीजें कम हो भी जाए तो भी अभी तो एनर्जी के कारण ही वो सारे जितनी अर्थव्यवस्था है उन पे बहुत बहुत तरह का प्रेशर रहेगा। भारतीय बाजार की बात करें देविना, और आपका जो पोर्टफोलियो भारत में लगा है उसकी बात करें, ये सारे मैक्रो वेरिएबल्स और ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, इनको आप भारत में अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? अच्छा, एक चीज तो वैसे मैं ये बता दूं कि एक और इस चीज पे हम लोगों ने अभी इधर काफी सारी एकेडमिक स्टडीज निकाली हैं, जिसमें ये पता लगता है, रिसर्च स्टडीज जिसमें ये पता लगता है बहुत सीधे सीधे कि जिस समय सेंटिमेंट सबसे खराब होता है उसके बाद वाला जो जो भी पीरियड होता है, समझ लीजिए 1 साल होता है, उसमें बाजार अच्छा रिटर्न देता है। और जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है उससे अगले साल अ, ये बाजार का रिटर्न खराब होता है। ये आई मीन एक तरह से हम लोग सोचते तो हैं कि शायद ऐसा होता हो, पर इसमें बहुत सारी स्टडीज, और खाली यूएस ही नहीं, पोर्चुगल में, ब्राजील में बहुत जगह की स्टडीज देखी और सब जगह पैटर्न एकदम क्लियर है। तो इसीलिए जब पिछले साल सब लोग बोलते थे कि नैस्डैक के ईटीएफ खरीदो, ये खरीदो, उस समय जब मैं कहती थी कि थोड़ी चेतावनी देती थी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा नैस्डैक अच्छा करेगा, तब लोगों ने बात नहीं सुनी। फिर अब इस साल जून में मैंने कहा था कि भारतीय बाजारों के लिए भी कि अब टाइम है कि आप वापस आए बाजारों में, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो आप मूव मिस करेंगे। और उसके बाद 2 सवा 2 महीने में बाजार लगभग 18% ऊपर गया। तो वो आपको थोड़ा-सा अपना सबसे बाज़ार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपना दिमाग थोड़ा-सा शांत रखें और बहाव जिस ओर जा रहा है, जिस ओर सब लोग बात कर रहे हैं, उस तरफ नहीं जाते चले जाएँ बिना सोचे-समझे। तो अब जहाँ तक मैंने कहा, जैसे कि जून के बाद बाज़ार भारत का है जो वो ऊपर गया, तो अभी एकदम से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगले 2-3 महीने में भी उसी तरह का रिटर्न आएगा। तो हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे, हो सकता है साइडवेज रहे। पर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगती है। तो अभी भी ऐसा समय है कि आपको अब निवेश करना चाहिए। अभी मतलब बाज़ार से भाग जाने वाला समय नहीं है, लेकिन आपको वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। 2021 वाला मामला नहीं है कि सभी कुछ ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ कर करिए। तो उसी हिसाब से अभी जितना कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हो रहा है, उससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक तो अब डॉलर के बनस्पत तो रुपया काफ़ी नीचे गया है, ये चीज़ की भी मैं पिछले 8-10 महीने से बात कर रही थी कि इस साल वो होने ही वाला है और वो हो रहा है। अ, वो एक चीज़ है। कमोडिटी प्राइसेज़ जो बीच में बहुत बढ़ गए थे, वो अब प्रायः एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में तो नीचे आ गए हैं।
अभी मेटल्स तो पहले ही हो गया था, अब होते-होते क्रूड भी डॉलर टर्म्स में वही है जो साल के शुरू में था। ये बात अलग है कि यूरो टर्म्स में अभी भी 19% ऊपर है, तो पर ये एक तरह से आप कह सकते हैं भारत के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव चीज़ है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हम लोग पोर्टफोलियो सिलेक्शन करते हैं। देवीना, आपने अभी जो बात बताई उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम बताई। आपने कहा एक तो बाज़ार भागने का नहीं है, इसमें रुकना चाहिए आपको। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आपको इसमें थोड़ी अब गिरावट थोड़ी कम लगती है। तीसरी आपने ये बात बोली है कि सब कुछ एक जैसा नहीं चलेगा जैसे 2021 में चल रहा था, अब थोड़ा सेलेक्टिव होकर चलेगा। ये तीनों का ही बेस बना के थोड़ा हमको और गाइड कीजिए, फिर क्या चलेगा जिसमें हमको अभी आ जाना चाहिए, और क्या अभी थोड़ा लेट से चलेगा जिसको थोड़ा सेकेंडरी देखना चाहिए। देखिए, एक सेक्टर जो लगभग 1 साल होने को आया, जो हम लोग को अच्छा लगा था, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, वो बहुत अच्छा किया है उसने। मतलब उसमें जो हमारे स्टॉक्स थे पिछले 1 साल में 30 से लेके 300% तक बढ़े हैं। वो सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत लंबा समय था, आई थिंक 2009 के बाद से अब जाकर वो 10 साल थे जब वो उस सेक्टर में कंपाउंडिंग 2% थी, जबकि मार्केट की कंपाउंडिंग 9 साढ़े 9% थी। तो वो सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। आईटी ने अच्छा नहीं किया मुझे मालूम है, पर वो सेक्टर अभी भी हम लोगों को, मतलब इंडस्ट्रियल तो खैर बहुत ओवरवेट है, ये आईटी थोड़ा सा ओवरवेट होगा। पिछले कुछ महीनों से जो मैं बात कर रही हूँ, ऑटो कंपोनेंट्स में भी सेलेक्टिवली अच्छा लगता है। टेक्सटाइल केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि उसमें कमोडिटी प्राइसेस में किसी के लिए इनपुट बढ़ी है, किसी के लिए आउटपुट बढ़ी है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का फायदा हो रहा है। पर उसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं। अभी ऑफ लेट बैंकिंग, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पहले से बेहतर लगते हैं। अब वो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि इसका संदर्भ ये है कि हम लोग को बैंकिंग और फाइनेंस शायद ही कभी अच्छे लगते हैं एज अ बिजनेस, पर अब इंडेक्स का इतना बड़ा भाग है तो आप उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो अभी भी हम लोग ओवरवेट तो नहीं होंगे, पर अब उतना अंडरवेट नहीं है। राइट, तो ये मॉर्निंग सेक्टर्स जो प्राय अच्छे लग रहे हैं अभी। राइट, मॉर्निंग देवीना। तो बैंक्स और फाइनेंशियल आपको पसंद आ रहे हैं, और कुछ स्पेसेस आप ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रियल्स की आप बात कर रही हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि कमोडिटीज़ की मूव अब आप आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ में देखा कमोडिटीज़ की मूव बहुत डिफरेंट थी। भले अभी चाहे डॉलर इंडेक्स क्योंकि अब लगातार एलिवेटेड लेवल्स पर है, तो क्या कमोडिटी पे प्रेशर बना रहेगा? गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखना चाहिए कमोडिटीज़ के मूव को? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो ये जहां तक कमोडिटीज का प्रश्न है, मैंने कहा कि अभी तो जितनी कमोडिटीज हैं, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, तो अब जितना भी वो बीच में ऊपर गई थी, वो सारा का सारा they've given up। So अब मतलब अब कोई भी कमोडिटी लगभग ऐसी नहीं है जो जनवरी से ऊपर की लेवल में हो, अगर आप डॉलर में देखें तो। और क्रूड एक तरह से आखिरी था, वो भी वहां पर आ गया है। पर इसमें बहुत कुछ डॉलर मूवमेंट का है। ये चीज इनफैक्ट 2003 में हम लोग ने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि आप कमोडिटी का मूव देखते हैं तो आपको करेंसी का मूव देखना चाहिए। ये आप तो एक तरह से जो बोले ना, सब उस तरह से देखने लगे हैं, पर उस समय ये इतनी अजीब सी बात सबको लगी थी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फ्रंट पेज पे ये चीज छापी थी कि फर्स्ट ग्लोबल ने ये नई तरीके से देखने का तरीका निकाला है कि आप बोल रहे हैं क्रूड ऊपर गया है, तो वो क्रूड ऊपर गया है कि डॉलर नीचे गया है। तो अभी उसका उल्टा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि क्रूड नीचे जा रहा है, पर एक्चुअली वो डॉलर ऊपर जा रहा है। तो आप लगभग किसी भी और करेंसी के लेंस से देखें तो क्रूड अभी भी ऊपर है। मतलब हम लोगों ने कल देख रहे थे, कल यूरो के हिसाब से तो यूरो में 19% ऊपर है, 19% ऊपर है। तो ये चीज आपको मतलब वो उसी तरह से अभी क्रूड की अगर प्राइसेस कम भी हो गई हैं, तो अब रुपया डेप्रिशिएट किया है, तो हम लोगों का जो इंपोर्ट बास्केट है उस पर क्या असर आएगा, वो उस लेंस से देखना पड़ेगा। बिकॉज दोनों चीजें लिंक्ड हैं, एकदम अलग अलग नहीं है कि करेंसी अब कुछ कर रहा है और क्रूड का भाव कुछ कर रहा है, वो दोनों चीजें लिंक्ड हैं। देवीना, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स की आपने बात की, ऑटोज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कुछ एकदम
एकदम मासेस कंजम्पशन वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑटो वगैरह, किसी से के भी मैनेजमेंट से अगर आप बात कर रही हैं या कॉल्स पढ़ रही हैं या रिसर्च पढ़ रही हैं, कहीं भी आपको स्लो डाउन नज़र आ रहा है क्या? 6 महीने पहले वाला स्टांस और अब में कुछ खास फर्क आ रहा है क्या? देखिए, जहां तक ये अभी आप इंडियन अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया और कुछ भी चीज अब खराब नहीं रहेगी। पर ऑटोज को अगर आप देखें तो वो काफी लंबा समय रहा है, जबकि उसमें खास कुछ हुआ नहीं है डिमांड के तौर पे। आप देखें तो चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे एंट्री लेवल कार्स हो, बहुत बहुत खराब स्थिति रही है। तो वो खाली मतलब वो बेस इतना खराब था कि वहां से अब थोड़ा आपको बेहतर नजर आएगा। पर ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एफएमसीजी में भी साल के शुरू में तो हमारा वेटेज बहुत ही कम था, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने 2-3 स्टॉक ऐड किए हैं। तो ऐसा एज अ सेक्टर हम लोग उसको आउट परफॉर्म में नहीं रख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। फैक्ट तो ये है कि अभी तक हमारी पर कैपिटा इनकम जो 2019 में थी, वहां तक भी अभी हम लोग वापस नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप जो मास कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो अभी मास लेवल पे तो अभी बहुत एक तरह से जो लोगों पर की परेशानी है, दबाव है आर्थिक तौर पे, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है देवीना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बिल्कुल क्लियर थॉट मिलते हैं और आपकी रिसर्च हमारे भी काम आ जाती है। जो आप बता रहे थे ना कि यूएस मार्केट्स के, और आपने कई ऐसे मार्केट्स देखे कि जहाँ पे जब पेसिमिस्टिक होता है उसके बाद बाज़ार बहुत अच्छे से चलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये हौसला अफजाई के लिए भी।